अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे पास कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का हम लोग टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेरे पास है वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस टॉपिक को मैं फर्दर इसकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि मेरे पास सर इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला है एक मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग और दूसरा है मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर इस टॉपिक के अंदर एग्जामिनर आपसे एग्जाम्स के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर करता है। एक तो ये कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग के हिसाब से मुझे इनकम स्टेटमेंट और उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो, और दूसरा है मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इसकी कॉस्ट पर यूनिट और इनकम स्टेटमेंट निकाल के दें। अगर मैं बोलूँ इनकम स्टेटमेंट या मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालने जानी है, तो उससे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्टिंग और मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है। अगर मैं आपसे वैसे ही डिस्कस करूँ कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, उसने बोला वेरिएबल कॉस्टिंग सिर्फ वो इंक्लूड करता है, सिर्फ ओनली इंक्लूड दोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसने बोला आप वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेगा। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? जो कि वेरी करती है द आउटपुट ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। उसने बोला वो जो कि मेरे पास आउटपुट के ऊपर वेरी करती है। क्या मतलब? अगर मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। सिमिलरली अगर मैं दो यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास दो वेरिएबल कॉस्ट लगेंगे। तीन यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो तीन वेरिएबल कॉस्ट लगेंगी। क्या मतलब सर? जिस तरीके से मैं अपने पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते रहूंगा, मतलब मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते रहूंगा। अगर मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट ₹1 लगेगी। अगर सिमिलरली मैं अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाते रहूंगा, उस हिसाब से मेरी कॉस्ट भी बढ़ते रहेगी। क्लियर हो गया? उसने बोला क्या चीज़? अगर आप अपने प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो मेरे पास जितनी मैं प्रोडक्शन बढ़ाता रहूंगा उसी हिसाब से मेरे पास उसकी कॉस्ट भी बढ़ते रहेगी। क्लियर हो गया? उसने बोला कि अगर मैं आपसे नॉर्मली जबान में बात करूं कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास इंक्लूड करता है डायरेक्ट मटेरियल। उसने बोला सर कौन सा डायरेक्ट मटेरियल? वो मटेरियल जो कि उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली बनाने में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास क्या होता है? मतलब वो मटेरियल जो कि स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर वो मटेरियल नहीं होता मेरे पास तो मैं उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता था। मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता था। क्लियर हो गया? उसके बाद होता है मेरे पास डायरेक्ट लेबर। उसने बोला वो स्पेशलाइज्ड लेबर, याद रखिएगा सर, वो स्पेशलाइज्ड लेबर जो कि आपने स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर मार्केट से आपने परचेज की है, मतलब आपने सर्विसेज ली है लेबर की, सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे उस यूनिट को बनाने के लिए। मतलब वो डायरेक्ट लेबर जो कि उस यूनिट को बनाने में वो लेबर जो इस्तेमाल हुई थी, वो होती है मेरे पास डायरेक्ट लेबर। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ें मेरे पास होती हैं क्या चीज़? वेरिएबल पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसने बोला सर और कोई दूसरी चीज़ें जो कि वेरिएबल हैं उस प्रोडक्शन के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक फैक्ट्री रन हो रही है, उसका बिजली का बिल, अगर मशीन चलाऊंगा तो मेरे पास बिल ज़्यादा आएगा, तो मतलब ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब जिस जिस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करते रह रहा हूँ उतनी मेरी कॉस्ट इसकी बढ़ते जा रही है। क्लियर हो गया? मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि मेरे पास वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जितना मैं ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा उतनी मेरी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होते रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो मेजर मेरे पास कॉस्ट इंक्लूड होती है वो मेरे पास होती है डायरेक्ट मटीरियल। वो डायरेक्ट मटीरियल मेरे पास वो मटीरियल होता है जो कि स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। दूसरी चीज़ मेरे पास होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी लेबर होती है? जो कि स्पेसिफिकली उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मेरी लेबर इस्तेमाल हुई है। क्लियर हो गया? वेरिएबल पोर्शन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के हिसाब अलावा दो दूसरी जो चीज़ें जो मेरे पास वेरिएबल हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इस सवाल के अंदर ये कह रहा है कि आपको मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग करनी है, मतलब वेरिएबल चीज़ें लेनी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसके अंदर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर दिस मेथड। मतलब इस मेथड के अंदर क्योंकि मैं वेरिएबल चीज़ें ले रहा हूँ तो मेरे पास इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद होती है? फिक्स कॉस्ट कहते हैं आपने कोई रेंट दे रहे हैं जो कि फिक्स्ड है, अगर मैं प्रोडक्शन करूं या नहीं करूं, लेकिन वो मुझे कॉस्ट इनकर लाजमी करनी ही करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड, अगर मैंने फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करूं या नहीं करूं, फैक्ट्री खुली रहे या बंद रहे, लेकिन बाहर जो मेरे पास उस फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है उसको मुझे सैलरी पे करनी ही करनी है। तो इस तरीके की कॉस्ट जो होती हैं वो मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती हैं। क्लियर हो गया?
उसने बोला फिर अगर एग्जामिनर आपके अंदर ये भी कह सकता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग इज समटाइम नोन एज द डायरेक्ट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्टिंग को मैं मार्जिनल कॉस्ट और मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी कहता हूँ। क्लियर हो गया? एक दफ़ा आप इसको रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इधर आपके पास एग्जामिनर आपसे दो चीज़ें रिक्वायर करता है कि एक चीज़ या तो आप मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दें कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। और दूसरा एग्जामिनर आपसे ये भी डिमांड कर सकता है कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट का एक इनकम स्टेटमेंट बना के दें। याद रखिएगा मेरे पास अभी मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग, मैं अभी एब्जॉर्प्शन पे नहीं गया। वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए भी यही है कि मेरे पास एग्जामिनर डिमांड करता है कि कॉस्ट पर यूनिट और मेरे पास इनकम स्टेटमेंट निकाल के दें, और मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी यही डिमांड है कि वो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट और इनकम स्टेटमेंट निकाल के दें। क्लियर हो गया? आपने पहले वेरिएबल कॉस्टिंग समझ लिया, अब मैं चलता हूँ आपके पास मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहते हैं, आ जाइएगा सर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह रहा है इट इंक्लूड ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसने बोला ये इंक्लूड करता है सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट that a product cost regardless whether it is variable or fixed, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, आपने सारी की सारी कॉस्ट उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर जितनी मेरी कॉस्ट लगी है, चाहे वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट लगी हो या फिक्स कॉस्ट लगी हो, उन सब कॉस्ट को टोटल करो, उन सब कॉस्ट की मुझे टोटल करके बताओ कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में, चाहे वो वेरिएबल हो या मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो। वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर क्या था? वेरिएबल कॉस्टिंग बोलता था कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकाल के दो, बल्कि और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेरे को क्या कहता है कि भाई इसके अंदर तुम टोटल कॉस्ट निकाल के दो। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है, इसके अंदर सर आप मुझे क्या निकाल के दें? टोटल कॉस्ट निकाल के दें। टोटल कॉस्ट किस तरीके से होती है? टोटल कॉस्ट आप कब होगी? टोटल कॉस्ट कहता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल करें इसमें और प्लस फिक्स कॉस्ट भी आप इसके अंदर शामिल करें। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसने बोला मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो होती है वो मेरे पास यूजुअली इंक्लूड करता है। उसने बोला आपने डायरेक्ट मटेरियल कुछ, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं तो देखिएगा मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ, बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब इसको बनाने में जो मेरे बनाने में खर्चा हुआ है वो कर रहा हूँ, इसके बेचने पे जो खर्चा हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा इसके अंदर। इसमें मैं सिर्फ वो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मेरी कॉस्ट लगी है उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये इंक्लूड करता है कि मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, मेरे पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल जो स्पेसिफिकली उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि डायरेक्टली मेरे पास उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मेरी लेबर इस्तेमाल हुई है। क्लियर हो गया? तीसरे यहाँ पे ये जिक्र करता है कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एज वेल एज, यहाँ तक वेरिएबल पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एज वेल एज फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब इसके अंदर आपने वेरिएबल पोर्शन तो शामिल करना ही है और साथ में फिक्स पोर्शन भी शामिल करना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकाल के दें, और कभी कभी वो आपसे ये भी डिमांड कर सकता है कि मुझे फुल कॉस्ट मेथड के थ्रू इनकम स्टेटमेंट या कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दें। इसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी में दो ही चीज़ एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, एक तो कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो और दूसरा ये कह रहा है कि मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बना के दें। क्लियर हो गया? मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ मेरे पास वेरिएबल चीज़ों की कॉस्ट इंकर करता है, और मेरे पास फिक्स कॉस्ट और जो मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है वो मेरे पास टोटल कॉस्ट ले रहा है, चाहे वो वेरिएबल हो या मेरे पास फिक्स हो। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर एग्जामिनर आपसे दो चीज़ें डिमांड कर रहा है। पहली चीज़ है कि मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, एक तो ये निकाल के दें और दूसरा मुझे क्या निकाल के दें, एक तो ये एग्जामिनर डिमांड कर रहा है कि मेरे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दें और दूसरा मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दें। क्लियर? प्लस पहले मैं आपसे वेरिएबल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मेट होगा। मैंने पहले से फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट ये है कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको क्या बोला कि उसके अंदर मेरे पास चीज़ें इंक्लूड करता है। क्या चीज़ इंक्लूड करता है? नंबर वन चीज़ मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, मेरे पास नंबर टू आपने बोला मेरे पास डायरेक्ट लेबर, और नंबर थ्री मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर मेरे पास, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है मेरे पास 19,000, डायरेक्ट लेबर लग रहा है मेरे पास 5,000, और मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहा है मेरे पास 1,000। इन तीनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास हो जाएंगे मेरे पास 25,000। अब मेरे पास यूनिट की
प्रोडक्ट करने की टोटल कॉस्ट मेरे पास लगी है 25,000। अब मैं इसमें से अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई आपने फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करा है, तो मैं 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा तो मेरे पास 25 पर यूनिट आ जाएगी। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी 25 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगी है। क्लियर हो गया सर? टोटल कॉस्ट मेरे पास वेरिएबल टोटल कॉस्ट मेरे पास 25,000 लगी है। अगर फॉर एग्जांपल ये वेरी कर सकते हैं कि मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो मेरे पास 25 रुपये पर यूनिट आता है। मतलब 25 रुपये एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट लग रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर एग्जामिनर आपसे दूसरी चीज़ डिमांड करता है कि भाई मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दें। दूसरी चीज़ एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करेगा कि मुझे एक तो इनकम स्टेटमेंट बना के दें। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इनकम जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने सबसे पहले लिखते हैं कि मेरे पास इनकम आ कहाँ से रही है। तो आपके पास इनकम कहाँ से आती है? जब आप करते हैं सेल। तो उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से होगी, मेरे पास सेल मैंने इतने की करी। दूसरा ये कहता है कि सेल तो आपने करी 19,000 की, लेकिन आपकी उन 19,000 की जो सेल आपने करी उसमें से आपकी कॉस्ट कितनी थी? मेरा प्रॉफिट तो इसी से तरीके से निकलता है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ, आगे आगे सेल कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ की, तो मैं डिटरमाइन करूंगा कि मैंने परचेज कितने का करा या मैंने मैन्युफैक्चरिंग कितने की करी। देखें, आपके पास सेल दो तरीकों से होती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ का। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जांपल दो चीज़ों से मेरी कॉस्ट निकलेगी, या तो ये जो चीज़ मैंने सेल करी है 1000 रुपीज़ की, या तो मैंने खुद प्रोड्यूस करी होगी, या तो मैंने इसको मार्केट से परचेज किया होगा। क्लियर हो गया सर? अब चाहे मैंने इसको प्रोड्यूस किया है, मैंने मार्केट से परचेज किया है, अभी मेरी मोटिव ये नहीं है कि मैंने इसको प्रोड्यूस किया है या मार्केट से परचेज किया। अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने इसकी जो भी कॉस्ट है, चाहे वो प्रोड्यूस कराओ या मार्केट से परचेज कराओ, मिसाल के तौर पे वो है मेरे पास 800। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? उसने बोला कि सर आपका टोटल प्रॉफिट 800 आ जाएगा। उसी तरीके से इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट में आपने थोड़ा ड्राइव करके बताना है, थोड़ा लंबी करके बताना है। जैसे मिसाल के तौर पे उसने बोला आपके पास सेल्स, उन्होंने बोला कितनी 19,000 की है, उसमें से आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग करने हैं, और याद रखिएगा फिक्स एक्सपेंसेस आपने अलग करने हैं। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट मेरी इसको प्रोड्यूस करने में कितनी इस्तेमाल हुई। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर मेरे पास तीन चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी। मेरे पास एक होता है डायरेक्ट मटीरियल आ जाता है, दूसरा मेरे पास डायरेक्ट लेबर आ जाता है, और मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, तीसरी चीज़ होती है वेरिएबल ओवरहेड आ जाती है। क्लियर हो गया? ये उन तीनों का जो मैंने टोटल सम करता हूँ वो मेरे पास यहाँ आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसके अंदर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गए 2000। क्लियर हो गया? दूसरी ये कि वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कौन सा एक्सपेंसेस होता है? देखें, अभी आपने मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो पढ़ ली कि भाई इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी इतनी कॉस्ट खर्च हुई है। अब उसने बोला कि अगर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मेरे पास सर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मेरे पास वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अब इस प्रोडक्ट को बना तो लिया, लेकिन इसको बेचने के लिए जो खर्चा होगा, बेचने के लिए कैसे खर्चा होगा उसकी सर आप क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप? उसकी उसकी पैकेजिंग अच्छी करेंगे, ठीक, क्लियर है। और उसके लिए आप अपने फील्ड फोर्स बढ़ाएंगे। फील्ड फोर्स क्या होती है? मतलब एजेंट जो होते हैं जो कि इसको यूनिट को मार्केट में लाके जो बेचते हैं, भाई ये इतने का यूनिट है, ये बहुत अच्छा यूनिट है, आप इसको खरीदें, इस तरीके की फील्ड फोर्स बढ़ाएंगे। मतलब ये जो चीज़, मतलब जो कॉस्ट मेरी अब इसको बेचने के अंदर खर्च होगी और जो कि वेरिएबल होगी डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं 100 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझे चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं देखें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वेरिएबल है, अगर मैं एक यूनिट के अंदर एक एक सिटी के अंदर जो कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ, मतलब बेचने के लिए एक शहर के अंदर जो खर्चा कर रहा हूँ वो एक शहर तक रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं दूसरे शहर के अंदर अपनी सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ाऊंगा, मतलब बेचने के लिए मैं जाऊंगा, तो मुझे दूसरे शहर के अंदर भी मुझे अपने एजेंट रखने पड़ेंगे। तीसरे शहर में जाऊंगा तो तीसरे शहर के अंदर भी मुझे अपने सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। जिस हिसाब से मैं अपना डोमेन बढ़ाते रहूंगा उतने मेरे एक्सपेंसेस बेचने के बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया?
उसी तरीके से इधर आप ये कहता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसने बोला इसको वेरिएबल सेलिंग बेचने के खर्चे भी आपने इस तरह इनकॉर्पोरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इसको प्रोडक्ट को बेचने का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2800 है, तो आपने इसको बनाने का खर्चा 2000, उसको बेचने के खर्चा 250, टोटल खर्चा मेरे पास वेरिएबल जो था वो था 4800। क्लियर हो गया। जब आप अपनी सेल के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, मतलब आप जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, याद रखिएगा ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये ऐसी ड्रिवन फॉर्मेट है, तो आपके पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, जो कि मेरे पास अगर नॉर्मल जमाने में बात करूँ, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो वही है जो कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होता था। क्लियर हो गया। लेकिन इधर क्योंकि कॉस्टिंग की जमान है, तो कॉस्टिंग की जमान में इसको लिखते हैं आपने इधर लिखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। क्लियर हो गया। अब इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने 19,000 माइनस 4,800 करे, तो आपके पास आ गए मेरे पास 14,200। अब 14,200 में से, अब पहले तो मैंने इसमें से क्या निकाल दिए थे, उसमें से बोला पहले से तो आपने सर इसके अंदर से वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल दिए, लेकिन अब सेकेंडली आपने इसमें से क्या है मुझे लेस करने पड़ेंगे, आपने इसमें से फिक्स एक्सपेंसेस लेस करने पड़ेंगे। अब फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर भी यही है कि मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर क्या खर्चा हुआ वो लेस करना है, और मेरे पास फिक्स बेचने के ऊपर जो उसका खर्चा हुआ वो लेस करना है। अब फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए आपने एक शेयर के अंदर एक अपना एक फ्रेंचाइज खोली हुई है, वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। आपने एक बिल बोर्ड लगाए हुए हैं, मतलब वो फिक्स कॉस्ट है, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, मतलब वो मार्केटिंग की ऐसी कॉस्ट है जो कि आपने फिक्स है कि मतलब मेरे एक, अब फॉर एग्जांपल इस बिल बोर्ड मैंने जो मार्केट में लगाया, मतलब जो रोड पे मैंने बिल बोर्ड लगाया, उससे हो सकता है मेरे एक यूनिट सेल हो, या हो सकता है मेरे पास 2 यूनिट सेल हो या 3 यूनिट सेल हो, तो मतलब ये डिपेंडेंट है, फिक्स है कि इसलिए वो खर्चा जो कि फिक्स हो बेचने के लिए वो मेरे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और जो कि मेरे पास वो खर्चा जो कि मेरे को बनाने के अंदर फिक्स हो वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास 1500 प्लस 1000, तो मेरे पास होगा 2500। अब क्या करना है आपने 14,000 में से, उसने बोला कि आपने जब 25,000 निकाले, तो मेरे पास नेट क्या हो गया 11,700। क्लियर हो गया। 11,700 आपका क्या हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग या लॉस, जो भी आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस आया है, तो उसको मैं यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ऑपरेटिंग, क्योंकि ये मेरे ऑपरेशन से जो मेरे पास प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। क्लियर हो गया। ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट था, इसको कॉपी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट फॉर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था। ये दो ही चीजें हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पेपर में डिमांड करता है। अब आपने इसकी वेरिएबल कॉस्ट की चीजें पढ़ ली। अब दूसरी चीज जो है, मैं मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें। ओके, होपफुली सर आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉस्ट पर यूनिट और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट क्या है, वो सब चीज़ें सेम है, सिर्फ इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, दैट इज फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसने बोला डायरेक्ट मटेरियल इसको बनाने में क्या खर्चा हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्या खर्चा हुई, आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग आपके ओवरहेड क्या खर्च हुए। सिर्फ एक एडिशनल चीज़ क्या है, उसने बोला कि आपने इधर सिर्फ वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी लेनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ले रहा हूँ, कि जो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है, टोटल कॉस्ट मेरे पास इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर हुई है मेरे पास 26,500। क्लियर हो गया सर। फॉर्मेट मेरे पास बिल्कुल ऊपर वाला ही फॉर्मेट है, बिल्कुल एज इट इज सेम फॉर्मेट है, सिर्फ एक चीज ऐड हो रही है, दैट इज मेरे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। 19,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस मेरे पास 1,000 मैंने करा, तो मेरे पास टोटल यूनिट प्रोड्यूस की कॉस्ट कितनी आ गई, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो आ गई कि जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस की उसकी टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास 26,500। अब मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपने टोटल मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस किए 1,000, तो मेरे पास 26,500 को डिवाइड करूंगा मैं 1,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने बोला 26.5। मेरे पास क्या है, उसने बोला मेरे पास वो कॉस्ट है जो कि मुझे टोटल कॉस्ट है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। क्लियर हो गया सर। अच्छा,
इनकम स्टेटमेंट ये इसकी फिक्स कॉस्ट की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेरे पास कंपैरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट से बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर हम टोटल एक एक्यूमुलेटेड टोटल की चीज़ की बात करते हैं। तो इसमें आपको इतनी बाइफरकेशन नहीं करनी होगी। आपने बोला भाई मेरे पास सेल्स, मेरे पास फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स दिखा देनी है, उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब उसके अंदर आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखा देनी है कि भाई मेरे पास इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। तो आपने टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखा देनी है, टोटल प्लस फिक्स। उसके बाद आपके पास वही आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, या मैं इसको ग्रॉस मार्जिन लिखूँ या कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखूँ। तो 1 लाख माइनस 95,000 तो मेरे पास आ गया 5,000। उसमें फिर आपने दिखा देना इसको, इस कॉस्ट को, इस प्रोडक्ट को बेचने में मेरा कितना खर्चा हुआ है, वो आपने दिखा देना। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट को बेचने में आपका खर्चा हुआ है 30,000, तो मेरे पास 5,000 लेस 30,000, तो मतलब आप लॉस आ रहा है आपका कितने का, 25,000। याद रखिएगा इसके अंदर हम टोटल की बात करते हैं। तो मतलब जो भी मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की बात हो रही है, ये मेरे पास इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, एक तो फिक्स भी शामिल है और दूसरा मेरे पास वेरिएबल भी शामिल है। क्लियर हो गया। और सिमिलरली अगर मैं सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो इसके अंदर भी मेरे पास दोनों चीज़ें शामिल हैं, मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। क्लियर हो गया। मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मोटिव होता ही यही है कि इसके अंदर मुझे टोटल कॉस्ट इंकर करनी होती है। क्लियर हो गया। होपफुली सर आपको इसका फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आप फॉर्मेट कॉपी कर लें और कॉस्ट पर यूनिट का भी आप फॉर्मेट कॉपी कर लें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।